साहित्य वन लाइनर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है आदिकाल के अंतिम चरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अभी हम आदिकाल के अंतिम चरण पर हैं, तो कुछ प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपको। प्रश्न 1, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे और कहा भी जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 शासकों का, मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। तो दोस्तों इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2, अमीर खुसरो किस शताब्दी के कवि हैं? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न 3, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम था। प्रश्न 4, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न 5, अमीर खुसरो ने साहित्य के कौन से काव्य रूपों में अपनी बहुमुखी प्रतिभाएं दिखाई हैं? तो दोस्तों पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गज़ल, दोहे, उलटबासियां, ढकोसले या अनमेलियां, इन सभी क्षेत्रों में अमीर खुसरो ने अपनी बहुमुखी प्रतिभाएं दिखाई हैं। प्रश्न 6, अमीर खुसरो की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा। हिंदी भाषा अमीर खुसरो की भाषा है। प्रश्न 7, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का पहला कवि माना है। प्रश्न 8, अमीर खुसरो की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों जवाहरे खुसरवी, खुसरो की हिंदी कविता, खाली कबारी, खजाइनुल फुतू, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और नूह सिपहर, ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। प्रश्न 9, संगीत के क्षेत्र में कव्वाली तराना गायन शैली एवं वाद्य यंत्र का जन्मदाता। कव्वाली तराना गायन शैली एवं वाद्य यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को ही कव्वाली तराना गायन शैली एवं वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न 10, नूह सिपहर किसकी कृति है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था अमीर खुसरो की कृति है। प्रश्न 11, अमीर खुसरो ने नूह सिपहर में किसका वर्णन किया है? तो दोस्तों भारतीय बोलियों अर्थात भारतीय भाषा विज्ञान का वर्णन किया है। प्रश्न 12, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी। प्रश्न 13, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। प्रश्न 14, संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों आवाज ए खुसरवी की। आवाज ए खुसरवी इनका संगीत से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न 15, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो दोस्तों हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी, इन सभी शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किया। प्रश्न 16, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न 17, क्या जानूं वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न 18, एक थाल मोती से भरा सबके सर पर औंधा धरा, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न 19, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावई, सूखई ताल सांप मर जावे, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। प्रश्न 20, काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे,
यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों अमीर खुसरो की पंक्ति है। प्रश्न 21, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, याद रखिए, अमीर खुसरो की है। प्रश्न 22, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति भी अमीर खुसरो की है। प्रश्न 23, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। प्रश्न 24, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना कब की? तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में। प्रश्न 25, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किस रचना में मिलता है? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रश्न 26, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर नाम है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित है, आपको याद रखना है, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न 27, वर्ण रत्नाकर क्या है? तो दोस्तों यह एक शब्दकोश है। प्रश्न 28, फागु किसे कहते हैं? यहाँ से दोस्तों हमारा फागु काव्य की शुरुआत हो गई है, तो आप ध्यान रखें। प्रश्न 28, फागु किसे कहते हैं? तो दोस्तों वसंत ऋतु या होली पर गाए जाने वाले गीत को फागु कहते हैं। प्रश्न 29, फागु सबसे ज़्यादा किसके द्वारा लिखे गए? तो दोस्तों जैनों के द्वारा फागु सबसे ज़्यादा लिखे गए। प्रश्न 30, आदिकालीन प्रमुख फागु रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों विलास फागु, विरह देसावरी फागु, स्थूल भद्र फागु और नेमिनाथ फागु। विलास फागु, विरह देसावरी फागु, स्थूल भद्र फागु और नेमिनाथ फागु, यह आदिकालीन प्रमुख फागु रचनाएं हैं। प्रश्न 31, सबसे प्राचीन और पहला फागु कौन सा है? तो दोस्तों जिनचंद सूरी फागु। प्रश्न 32, जिनचंद सूरी फागु के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जिनचंद सूरी। जिनचंद सूरी ने अपने नाम से ही जिनचंद सूरी फागु की रचना की है। प्रश्न 33, जिनचंद सूरी ने जिनचंद सूरी फागु की रचना कब की? तो दोस्तों 1284 ईस्वी में जिनचंद सूरी ने जिनचंद सूरी फागु की रचना की। प्रश्न 34, जिनचंद सूरी फागु में कितने छंद हैं? तो दोस्तों कुल 25 छंद हैं, ध्यान रखिए, कुल 25 छंद हैं। प्रश्न 35, नेमिनाथ फागु। दोस्तों यहाँ पे नेमिनाथ जैन आचार्य नेमिनाथ की बात हो रही है, तो नेमिनाथ फागु के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु के रचनाकार हैं। प्रश्न 36, राजशेखर सूरी कृत नेमिनाथ फागु की रचना कब हुई? तो दोस्तों 1350 ईस्वी में। प्रश्न 37, राजशेखर सूरी कृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस कौन सा है? तो दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है, याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 38, नेमिनाथ फागु में किसका चित्रण है? तो दोस्तों नेमिनाथ और उनकी पत्नी राजुल के विवाह का वर्णन है। प्रश्न 38, फिर से सुनिए, नेमिनाथ फागु में नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन है। प्रश्न 39, नेमिनाथ फागु में कितने छंद हैं? तो दोस्तों नेमिनाथ फागु में 27 छंद हैं। प्रश्न 40, आदिकाल की अत्यंत सरस फागु कृति कौन सी है? तो दोस्तों वसंत विलास आदिकाल की अत्यंत सरस फागु कृति है। प्रश्न 41, जैनेतर फागु कौन सा है? तो दोस्तों वसंत विलास जैनेतर फागु है। प्रश्न 42, वसंत विलास के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इनके रचयिता का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, तो इनके रचयिता अज्ञात हैं। प्रश्न 43, वसंत विलास का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? तो दोस्तों वसंत विलास का सबसे पहले संपादन केशव लाल हरसाद राय ने किया। केशव लाल हरसाद राय ने किया। प्रश्न 44, वसंत विलास में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों 84 दोहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस रचना में से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाकी भी ध्यान रखिए लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो वसंत विलास में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों 84 दोहे हैं।
प्रश्न 45, वसंत विलास के 84 दोहों में किसका मनोहारी चित्रण है? तो दोस्तों वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। प्रश्न 46, वसंत विलास कैसा फागु काव्य है? तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। प्रश्न 47, इणी पर कोयली कूजई पूजई युवती मनोर। फिर से सुनिए, इणी पर कोयली कूजई पूजई युवती मनोर, यह पंक्ति किसकी है, किसकी रचना की है? तो दोस्तों वसंत विलास की पंक्ति है। याद रखिए, वसंत विलास की बात आएगी तो आप इसको पंक्ति को याद रखेंगे। प्रश्न 48, सम्रायिची कहा, सम्रायिच कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। सम्रायिच कहा किसकी रचना है? तो दोस्तों हरिभद्र सूरी की रचना है सम्रायिच कहा। यहाँ कथा से अभिप्राय कथा से है, ठीक है, कहा मीन्स कथा, तो ध्यान रखिए। प्रश्न 49, सम्रायिच कहा में किसका प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों चरचरी या चांचरी काव्य रूप का प्रयोग मिलता है, चरचरी या चांचरी काव्य रूप का। प्रश्न 50, आदिकालीन लोक भाषा और लोक गाथा की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो दोस्तों डोला मारूरा दूहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, याद रखिए, डोला मारूरा दूहा आदिकालीन लोक भाषा और लोक कथा की सबसे लोकप्रिय रचना है। प्रश्न 51, डोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना कुशल लाभ की है। तो कुशल लाभ लिखा हो या कल्लोल लिखा हो तो दोनों बात एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कुशल लाभ मिलता है और कहीं कल्लोल भी मिलता है। प्रश्न 52, कुशल लाभ ने डोला मारूरा दूहा की रचना कब की? तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में। प्रश्न 53, डोला मारूरा दूहा में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो दोस्तों डोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए यह एक प्रेम काव्य भी है। प्रश्न 54, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है? तो दोस्तों डोला मारूरा दूहा के दोहों को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है। प्रश्न 55, पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सोरठियो दूहा बलो, सोरठियो दूहा भलो भली मरवन री बात, जोवन छाई धड़बली तारा छाई रात। फिर से सुनिए, सोरठियो दूहा भलो, सोरठियो दूहा भलो, यहाँ पे सोरठा दोहे की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो सोरठियो दूहा भलो भली मरवन री बात, जौवन छाई क्षण भली तारा छाई रात, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किस रचना की है? तो दोस्तों डोला मारूरा दूहा, डोला मारूरा दूहा की पंक्ति है। प्रश्न 56, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आदिकालीन वैदिक ग्रंथ, इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जिसमें कुछ अलग होता है, एक जैसी चीज़ों पर कभी भी प्रश्न नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पर वैदिक ग्रंथ की बात हो रही है, तो जगत सुंदरी प्रयोगमाला, जगत सुंदरी प्रयोगमाला जो कि अनुपलब्ध ग्रंथ है, यह एक आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ, ठीक है। प्रश्न 57, प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने देखे हो तो लास्ट वीडियो में यहाँ मिस्टेक हुई है, मैंने उसमें प्राकृत पैंगलम हेमचंद्र की रचना बता दी है जो कि गलत है, तो आप याद रखिए प्राकृत पैंगलम शारंगधर की रचना है। तो दोस्तों लक्ष्मीधर भी मुझे कहीं मिला था इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर लक्ष्मीधर लिखा है या शारंगधर लिखा है या शांगधर लिखा है, इन तीनों नामों में से कुछ भी लिखा है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर या शारंगधर या सांगधर की रचना है, ठीक है। प्रश्न 58, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन है? तो दोस्तों वंशीधर प्राकृत पैंगलम के टीकाकार हैं।
याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 59, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं किस में संग्रहित हैं? तो दोस्तों प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं प्राकृत पेंगलम में संग्रहित की गई हैं। प्रश्न 60, पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण किस में मिलता है? तो दोस्तों प्राकृत पेंगलम में। प्राकृत पेंगलम ऐसा काव्य है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें ब्रज भाषा भी मिलती है, राजस्थानी भी मिलती है, खड़ी बोली भी मिलती है, अवधी भी मिलती है और मैथिली भी मिलती है। तो इसी दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है। अब प्रश्न 61, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो दोस्तों यह छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 62, कवि बब्बर द्वारा प्राकृत पेंगलम में लिखे गए पद्य में किसका चित्रण है? तो दोस्तों प्राकृत पेंगलम में जो कवि बब्बर ने जो पद्य लिखे हैं अलग से, क्योंकि सभी की संग्रहित है ना, तो सभी की मिलेंगी उसमें, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, तो कवि बब्बर ने जो प्राकृत पेंगलम में पद्य लिखे हैं उसमें किसका चित्रण किया है? तो दोस्तों सुखी और संपन्न जीवन का चित्रण किया है। प्रश्न 62, ये अभी हमने पढ़ लिया। प्रश्न 63, दोस्तों यहाँ पे मौलाना दाऊद यानी मुल्ला दाऊद की बात हो रही है। वैसे तो वो एक सूफी कवि हैं, लेकिन उन्हें हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिन रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे अभी वो आदिकाल में लिखी जा रही थी, इसलिए आदिकालीन रचनाओं में उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये सूफी कवि हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि ये भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। भक्तिकालीन तो हैं ही, लेकिन रचनाएं लिखी जा रही थी आदिकाल में, इसलिए यहाँ पे इनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न 63, मौलाना दाऊद का आदिकालीन ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आदिकाल में जो मौलाना या मुल्ला दाऊद ने जो ग्रंथ लिखा वो था चंदायन। चंदायन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न 64, मौलाना दाऊद कृत या मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस परंपरा का ग्रंथ है? तो दोस्तों प्रेम काव्य परंपरा का। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेम काव्य का कौन सा ग्रंथ है, तो आप चंदायन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 65, मौलाना दाऊद यानी मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना कब की थी? तो दोस्तों 1380 ईस्वी में मौलाना दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। प्रश्न 66, चंदायन का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों लोर कहा या लोर कथा। चंदायन को हम लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 67, आदिकालीन ग्रंथ होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि में कौन सा ग्रंथ भिन्न है? तो दोस्तों ध्यान रखना, विषय भी अलग है क्योंकि प्रेम काव्य की बात होने लगी। इससे पहले सारे वीर काव्य लिखे गए, जैन काव्य लिखे गए, ठीक है, सिद्ध काव्य लिखे गए, सिद्धों की रचनाएं हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आकर क्या हुआ, विषय बदल गया, तो यानी कि प्रेम काव्य, ठीक है। तो विषय और शैली की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ भिन्न है आदिकाल का? तो दोस्तों चंदायन आदिकालीन ग्रंथ है और विषय और शैली की दृष्टि से भिन्न ग्रंथ है। तो दोस्तों हमारे आज के अंतिम चरण के आदिकाल के जो अंतिम चरण के प्रश्न हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मेरा और आएगा, तो जिसमें हमारे जो कुछ भी प्रश्न छूट गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने एक वीडियो और बनाया है। दोस्तों आप अगले वीडियो में उन प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।